हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटालिस्ट के सरफेस पे अटैक करते हुए इट गिव द इंटरमीडिएट एंड अगेन इंटरमीडिएट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो हमने पीछे कंप्लीटली डिस्कस करा था। आज हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो अपना जो टॉपिक है वो एडवांटेज ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी होगा। तो देखो, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी की क्या क्या एडवांटेज है। तो ये जो एडवांटेज है ये मेन दो पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेगी। जो पहला पॉइंट होगा वो कैटालिस्ट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो कैटालिस्ट की न्यू डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेगा। तो देखो, पीछे हमने मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें देखा था कि जो कैटालिस्ट होते हैं, स्टार्टिंग में जो कैटालिस्ट लेके चलोगे रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट तो फॉर्म करते हैं, बट जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसी टाइम में जो हमने कैटालिस्ट लिया था, जितने अमाउंट में कैटालिस्ट लिया था उतने अमाउंट में कैटालिस्ट वो रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब जो कैटालिस्ट है वो रीजनरेट होता रहता है। अब कैटालिस्ट रीजनरेट हो रहे हैं तो इस वजह से क्या होगा कि जो कैटालिस्ट लेके चलोगे रिएक्शन के अंदर वो केवल स्मॉल अमाउंट में ही सफिशिएंट होगा। अगर मान लो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट को चेंज करना है, रेट ऑफ रिएक्शन मान लो बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए जो कैटालिस्ट लेके चलोगे वो केवल स्मॉल अमाउंट में ही सफिशिएंट है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में अगर लेके चलोगे तो वो इजीली क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्यों करते हैं, मतलब क्यों सफिशिएंट होगा, क्योंकि ये जो कैटालिस्ट होते हैं ये क्या है, रिएक्शन में रीजनरेट होते हैं, बार बार जर्नेट होते रहते हैं। तो इस वजह से जो कैटालिस्ट की अमाउंट होगी रिएक्शन के अंदर वो केवल स्मॉल क्वांटिटी ही सफिशिएंट है। ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट में लेके चलोगे तो इजीली क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा। ओके, तो ज़्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इजीली चेंज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट अपना क्या है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट विल बी सफिशिएंट बिकॉज कैटालिस्ट इज रीजनरेट अगेन टू अगेन। ठीक है, तो जो भी हमने समझाया था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। रिएक्शन के रेट को अगर चेंज करना है तो उसके लिए कैटालिस्ट की स्मॉल क्वांटिटी ही सफिशिएंट होती है। क्यों सफिशिएंट होती है, क्योंकि रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो कैटालिस्ट बार बार क्या होता है, रीजनरेट होता रहता है, तो इस वजह से स्मॉल क्वांटिटी कैटालिस्ट की सफिशिएंट होती है। अब अगर दूसरे पॉइंट पे, जो दूसरा पॉइंट है वो कैटालिस्ट की न्यू डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। पीछे हमने ओल्ड डेफिनेशन पढ़ी थी, अब बात करते हैं न्यू डेफिनेशन। न्यू डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ कैटालिस्ट, ए केमिकल सब्सटेंस which used in chemical reaction and change the rate of reaction and it regenerate again to again। मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में यूज तो करवाओगे, वो केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन में यूज तो होगा और रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज भी कर देगा, बट जितनी क्वांटिटी में वो केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर लेके चलेंगे उतनी अमाउंट में वो केमिकल सब्सटेंस लास्ट के अंदर रिएक्शन से बाहर हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। मतलब जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन खत्म होने पे रीजनरेट हो जाता है। जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो साथ साथ क्या होता है, कैटालिस्ट भी उतनी अमाउंट में हमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिएक्शन बार बार करते रीजनरेट होता है। तो यही अपनी क्या है, न्यू डेफिनेशन ऑफ कैटालिस्ट। वो यहाँ पे लिखा है, कैटालिस्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट इट प्रोड्यूस बैक विदाउट एनी चेंज इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा, बट जितनी अमाउंट में हमने स्टार्टिंग में वो केमिकल सब्सटेंस लिया था उतनी अमाउंट में वो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, तो वो केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाता है, कैटालिस्ट। ओके, तो वो यहाँ पे लिख रखते हैं, तो कर लोगे। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओके,
यहाँ पे देखो, एडवांटेज ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी अभी हमने पढ़ी है। ये मैं इन 2 पॉइंट को डिस्कस करेगा जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसकी एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी। तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कैटलिस्ट की। तो इसको हम मतलब इस प्रॉपर्टीज को खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है कैटलिस्ट की वो नोट्स में से खुद पढ़ोगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा तो ये खुद करना, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, मेन जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज होती है, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसको एक्सप्लेन करती है। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना, कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन करना, वो यहाँ पे आएगा। तो ये जो टॉपिक है वो खुद करोगे, नोट्स में से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं न्यू टॉपिक पे। अपना जो न्यू टॉपिक है वो है एंजाइम कैटालिसिस। ओके, एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो देखो, देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिस्ट। तो देखो एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट तो क्या था, कैटालिस्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो कैटालिस्ट तो एक नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, ठीक है। जो कैटालिस्ट होगा वो नॉन लिविंग होते हैं, जबकि एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं, लिविंग कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट नॉन लिविंग और एंजाइम लिविंग। डिफरेंस ये है, वर्किंग एंजाइम की वही होगी जो कैटालिस्ट की वर्किंग थी। तो देखो जो एंजाइम कैटालिसिस है या एंजाइम कैटालिस्ट है वो क्या है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या कहे तो लिविंग कैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मीन्स एक लिविंग कैटालिस्ट होगा जो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देगा, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। ओके, जो कैटालिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कैटालिस्ट की जो वर्किंग थी वही वर्किंग एंजाइम की है और वही डेफिनेशन एंजाइम की है। बट डिफरेंस ये है कि जो कैटालिस्ट है वो नॉन लिविंग है और जो एंजाइम है वो लिविंग है, बस ये है। कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं और एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर यूज होगा। ओके, तो वही यहाँ पे बता दिया कि जो एंजाइम है वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होगा, मतलब लिविंग कैटालिस्ट होगा, जो लिविंग सेल के अंदर जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके टिश्यूज जो भी हैं उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। और ये क्या करेगा, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उनके रेट को चेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एंजाइम्स। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट ये कि जितने भी एंजाइम्स यहाँ पे हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सभी के सभी क्या प्रोटीन्स हैं। ओके, जिनका मॉलिक्यूलर मास रेंज इतना होना चाहिए, देख लेना। ओके, जो जितने भी एंजाइम्स हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, whose molecular mass range will be definite। जिनका मॉलिक्यूलर मास रेंज डेफिनेट होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, समझ में आ गया होगा। एंजाइम एक लिविंग कैटालिस्ट होगा, लिविंग सब्सटेंस होगा जो बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज होते हैं और उस रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं, तो वह एंजाइम हो गया। कैटालिस्ट की बात करें तो कैटालिस्ट क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं, बस ये डिफरेंस है, देख लेना। अच्छा, यहाँ पे कुछ नोट आते हैं। पहला नोट ये कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं विदाउट एंजाइम, अगर मान लो अपने यूनिवर्स में एंजाइम ना हो तो क्या हो। अगर मान लो एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो यूनिवर्स के अंदर, तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसका जो रेट होगा वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। सीधी सी बात है, कैटालिस्ट पढ़ा था, कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये कह रहे हैं कि अगर मान लो यूनिवर्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं अगर वो मान लो प्रेजेंट ना हो
तो अपना जो लीविंग प्रोसेस है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्योंकि जो एंजाइम है या जो कैटलिस्ट है वो मोस्टली क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब ये एंजाइम अपने यूनिवर्स में होंगी नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होगी उसका रेट कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन करवाओगे उसको कंप्लीट होने में कई साल लग जाएगी फिर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे एंजाइम नहीं होंगे तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी अपनी लिविंग प्रोसेस हो रही है, फिनोमेना हो रही है, वो कंप्लीटली स्लो हो जाती है, कंप्लीटली डल हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिवर्स में एंजाइम का होना इम्पोर्टेंट है। अगर एंजाइम होगा तो अपनी जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी वो सुटेबल रेट से इजीली टेक प्लेस करेगी और कंप्लीट जो लाइफ साइकिल होगी वो इजीली मतलब चलती रहती है, कंप्लीट होती रहती है। ओके, तो यही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिया। विदाउट एंजाइम्स लिविंग प्रोसेस वुड बिकम वेरी स्लो। ठीक है, अगर एंजाइम नहीं होता तो यहाँ पे जितनी भी लिविंग प्रोसेस होगी, फिनोमेना होगी, वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी और अपनी जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो हमने पहला पॉइंट एक्सप्लेन करा है इसका एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल इसकी अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। वुमेन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं हो तो क्या होगा, अगर मान लो एंजाइम प्रेजेंट नहीं हो अपनी बॉडी के अंदर तो क्या होगा कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसकी जो वर्किंग होती है वो भी क्या हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो हमें अभी खाना खाया, अगर एंजाइम है बॉडी के अंदर तो क्या करेगा, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उस खाना को, उस भोजन को इजीली डाइजेस्ट कर देगा और हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी और जो भी अपनी वर्किंग होगी वो इजीली हम टेक प्लेस कर सकते हैं। अगर मान लो बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, विदाउट एंजाइम की बात करें तो अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रेट होगा, जो वर्किंग होगी वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसका जो रेट होगा वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। अगर मान लो अभी हमने खाना खाया है और एंजाइम बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो फूड को, खाने को डाइजेस्ट तो करेगा बट उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। अगर मान लो अब खाना खाए तो 50 साल में जाके कहीं पे डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एंजाइम का अपने लाइफ साइकिल पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर एंजाइम नहीं होगा तो अपनी जो कंप्लीट लाइफ है वो बिल्कुल डैमेज या कहीं तो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, तो ये एंजाइम की इंपॉर्टेंस और इसकी कुछ डेफिनेशन थी। ओके, तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स, देखो एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम के एग्जांपल। तो देखो अपने पास 4 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन देखो, ग्लूकोज डिसोसिएट इनटू 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ग्लूकोज को डिसोसिएट करोगे इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इन प्रेजेंस ऑफ जाइमीज। ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ जाइमीज। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, जाइमीज। तो जाइमीज की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। मिल्क रिएक्ट विद वाटर, मतलब उसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज देन इट डिसोसिएट इनटू 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज। तो जब सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिसोसिएट करवाओगे तो यहाँ पे जो एंजाइम लोगे वो क्या लेकर चलोगे, इन्वर्टेज। ठीक है, याद रखना। माल्टोज, whose chemical formula C12H22O11 react with water in presence of maltase and dissociate into 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, माल्टेज को हमने हाइड्रोलाइज करवाया माल्टेज की प्रेजेंस में, तो ये हमें 2 मोल किसका प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज का। तो यहाँ पे जो एंजाइम लेके चले वो क्या है, माल्टेज। लैक्टोज,
whose chemical formula C12H22O11 react with water in presence of lactase. तो lactase के यहाँ पे enzyme, then it give 1 mole of glucose and 1 mole of galactose. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। तो पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सभी केमिकल रिएक्शन के लिए, मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनके लिए क्या होगा, पर्टिकुलर कैटलिस्ट और पर्टिकुलर एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है एंजाइम और कैटलिस्ट का कंसेप्ट। तो अपने पास कुछ एग्जाम्पल हैं, वो देख लेना। तो आज हमने केवल एंजाइम की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चले हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो एंजाइम कैटलिस्ट का जो मैकेनिज्म होगा वो लॉक एंड की के केस में लेके चलोगे, लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है। लॉक एंड की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ध्यान से देखना। कई बार इससे क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लॉक एंड की मैकेनिज्म होगा वो कंप्लीटली एंजाइम की वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ये सब कुछ हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।